वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किरण पूनिया पॉलिटिकल साइंस का फिर एक वीडियो लेकर आपसे रूबरू हूँ। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। आज हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड का संविधान। लगभग 85 लाख जनसंख्या और 16,000 वर्ग मील भूमि का देश स्विट्जरलैंड विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र राज्यों में से एक है, लेकिन अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विस संविधान और शासन व्यवस्था के अध्ययन का निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्व है। यह प्रजातंत्र का घर है और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। इसकी राजधानी बर्न है। संघीय सरकार के मुख्य कार्यालय इसी में स्थित हैं, यहीं पर स्थित हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने छोटे से देश के संविधान को पढ़ने की हमको क्या ज़रूरत पड़ गई। तो सबसे पहले वीडियो में हम आपको यही बताने का प्रयास करेंगे कि स्विट्जरलैंड के संविधान के संवैधानिक महत्व किस प्रकार से आपके लिए है और ख़ास तौर से पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए है। तो हम आपको ये बताएंगे कि इसका अध्ययन क्यों किया जाना चाहिए। सबसे पहली बात, ये विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्र है। स्विट्जरलैंड विश्व के प्राचीनतम गणतंत्रीय राज्यों में से एक है। सन 1848 के संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई। उस समय वह आधुनिक विश्व का अकेला गणतंत्र था। सन 1848 के पूर्व भी स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का राजतंत्र नहीं रहा जिस प्रकार का राजतंत्र इंग्लैंड, फ्रांस या सोवियत रूस में था। रिपार्ड इसी बात को दृष्टि में रखते हुए लिखते हैं कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। स्विस नागरिक न केवल वंशानुगत राजा वरन किसी एक निर्वाचित प्रधान को भी पूर्ण शक्ति प्रदान करने के विरुद्ध रहे हैं और इस गणतंत्रीय भावना की अत्यधिक प्रबलता के कारण ही उनके द्वारा एकल कार्यपालिका के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। तो इस प्रकार ये विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र माना जा सकता है। दूसरी बात, प्रजातंत्र का ये बहुत ही आदर्श प्रतीक है। वास्तव में जिसे प्रजातंत्र कहा जाता है वो हम स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं। स्विस राजनीतिक व्यवस्था को महत्व प्रदान करने वाला उसका दूसरा जो प्रमुख तत्व है वो उसका प्रजातंत्रीय लक्षण है। आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड उसी प्रकार से प्रजातंत्र का प्रतीक है जिस प्रकार प्राचीन विश्व में एथेंस रहा। स्विस प्रजातंत्र के नागरिकों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की जितनी सीमा तक शक्ति प्रदान की गई है उतनी सीमा तक अन्य किसी लोकतंत्र में प्रदान नहीं की गई है। यहाँ के 5 कैंटनों में वर्तमान समय में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो अन्य कहीं पर भी नहीं है। यहाँ के नागरिकों के द्वारा जनसभाओं में कानूनों का निर्माण किया जाता है। लोक निर्णय और आरंभक का स्विट्जरलैंड में उदय हुआ और वर्तमान समय में भी इनकी बहुत सीमा तक पालना की जाती है। अतः यह कहा सही जाता है कि यदि ब्रिटेन संसदात्मक व्यवस्था का और अमेरिका संघात्मक व्यवस्था का जनक है तो स्विट्जरलैंड आधुनिक विश्व में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है। इसकी जो तीसरे महत्वपूर्ण जो आपके लिए अध्ययन करने का कारण बनता है वो उसकी विविधता में एकता है। स्विट्जरलैंड ने विविधता के बीच एकता का भी आदर्श उदाहरण उपस्थित किया है। स्विट्जरलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति के भेद पाए जाते हैं, बहुत अधिक पाए जाते हैं, लेकिन इन भेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत अधिक प्रबल है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन भाषा भाषी हैं, लेकिन इस भाषा संबंधी विविधता का हल
इन सभी भाषाओं को राजभाषा का स्तर प्रदान करके इन लोगों ने निकाल लिया है। इसी प्रकार वहाँ प्रोटेस्टेंट, रोमन कैथोलिक, यहूदी और अन्य बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इन सभी ने धार्मिक सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान को इतने गहरे रूप में अपना लिया है कि इन धार्मिक भेदों ने राष्ट्रीय एकता को निर्बल करने की बजाय सुदृढ़ किया है। इसका जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एक विशेषता आप मान सकते हैं वो इसकी स्थायी तटस्थता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी स्विट्जरलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जबकि विश्व के विभिन्न राज्य एक दूसरे का विरोध करने में संलग्न हैं, स्विट्जरलैंड ने स्थायी तटस्थता को अपनाकर अशांति के समुद्र में बसने वाले सुखी द्वीप की स्थिति प्राप्त कर ली है। सर्वप्रथम 1815 की वियना कांग्रेस द्वारा स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता को मान्यता प्रदान की गई थी। 1919 की वर्साय संधि और उसके बाद के अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्विट्जरलैंड ने सदा इस बात पर बल दिया कि स्विट्जरलैंड को स्थायी रूप से एक तटस्थ राज्य घोषित किया जाए और सभी राज्यों ने स्विट्जरलैंड की स्थिति को स्वीकार किया है। इस संबंध में बच्चों आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भारत को जो हम तटस्थ कहते हैं, हालांकि तटस्थ शब्द नहीं काम में लेना चाहिए, वो असंलग्नता है, और स्विट्जरलैंड की जो तटस्थता है उसमें आप अंतर करें। भारतीय तटस्थता का तात्पर्य है शीत युद्ध में जो दो पक्ष बन गए थे उनकी तटस्थता से। हाँ, हम उनमें कहीं भी शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इसे सही अर्थों में असंलग्नता की नीति कहा जाना चाहिए। जबकि स्विट्जरलैंड जो है वो पूर्ण रूप से तटस्थ है और अपनी इस तटस्थता के कारण स्विट्जरलैंड को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत अधिक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी आधार पर इसने परस्पर विरोधी राज्यों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य किया है। बहुत सारे समझौते यहाँ पर बैठकर किए जाते हैं और इसकी जो पांचवी जो मुख्य विशेषता है या जिस कारण से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए वो इसकी बहुल कार्यपालिका है। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि कार्यपालिका का संगठन एकल होना चाहिए जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन कुशलता के साथ किया जा सके। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में एकल कार्यपालिका ही है, लेकिन स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है, जो कि बहुत ही अनोखी सी एक व्यवस्था है। यह कार्यपालिका न तो पूर्ण अंशों में संस्थात्मक है और न ही अध्यक्षात्मक, वरन इसमें दोनों के गुणों को ग्रहण करते हुए विश्व के सम्मुख एक नवीन उदाहरण उपस्थित किया गया है। तो इस प्रकार इसकी जितनी भी ये विशेषताएं हैं वे सभी बहुत ही अनोखी हैं विश्व के अंदर। इसलिए इस छोटे से देश के संविधान के अध्ययन को राजनीतिक विद्यार्थियों के लिए, राजनीति के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगले वीडियोस में मैं आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।